जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बजट आ गया। इस बजट से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब की ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड हुई और कहाँ से रिलीज़ हुई ये भी इसी वीलॉग में बताया जाएगा। कल इमरान रियाज साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो एहराम बांध के हज के लिए जा रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस्लामाबाद की नशिस्तों पे आज एक और बुरी खबर आ गई। ये बुरी खबर क्या है ये भी पूरी तफसील के साथ आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले इमरान रियाज साहब की तरफ आते हैं। इमरान रियाज साहब यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर होते थे लाहौर के अंदर, फिर वो एंकर बड़े अच्छे थे और उन्होंने बड़ी जल्दी अपनी स्पेस पूरे मीडिया के अंदर क्रिएट की। लेकिन पिछले 2 सालों से वो मसलसल किसी न किसी मुश्किल का शिकार चले आ रहे हैं। पहले वो गिरफ्तार हो गए थे और फिर उनके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए। फिर वो बाहर आए और उन्हें पेश कर दिया गया। शुरू के अंदर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वेट उनका कम था, बोलने में उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। बड़ी मुश्किल से वो कम आउट किया उन्होंने उससे। और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा यूट्यूब के ऊपर अपनी प्रेजेंस शो करनी शुरू की, अपने वीलॉग्स करने शुरू किए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके ऊपर मुश्किलें बढ़ती चलेंगी और वो हज पे जाना चाहते हैं और हज के लिए बाकायदा उन्होंने अदालत से रब्ता किया। अदालत ने उनका नाम ECL से निकालने का ऑर्डर जारी किया। फिर उस ऑर्डर के बाद वो एक बार एयरपोर्ट गए लेकिन उन्हें वहाँ से वापस कर दिया गया। फिर वो बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर के तहत उन्होंने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद वो फिर कल रात हज के लिए जा रहे थे। एहराम उन्होंने बांधा हुआ था। जो फुटेजेस मैंने देखी उसके अंदर वो बाकायदा जो मनाजात हैं हज की वो पढ़ रहे थे। उनके साथ उनके वकला भी थे, अज़हर सदीक साहब भी थे और उनके एक ज़ाती दोस्त वकील भी हैं, वो भी उनके साथ थे। लेकिन एयरपोर्ट के करीब पहुंच के उन्हें कुछ नामालूम लोगों ने, जिन्होंने मुंह पे मास्क पहन रखे हुए थे, उन्होंने रोक लिया। फिर जाहिर है उस वक्त उनकी वीडियोस बन रही थी तो वो उन्होंने अपने फेस नहीं दिखाए। किसी ने इमरान रियाज साहब से बात नहीं की लेकिन वो गाड़ी की तलाशी लेने पर स्टार्ट कर रहे थे। फिर पुलिस आ गई और उसके बाद फिर उन्हें गाड़ी से उतार के गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अज़हर सदीक साहब जो एडवोकेट हैं उनकी हाथापाई भी पुलिस के साथ हुई। वहाँ पर ठीक ठाक किस्म की धींगा मुश्ती भी होती रही और अज़हर सदीक साहब के एक असिस्टेंट है, उनका मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने छीन लिया। बहरहाल उसके बाद उनके ऊपर पर्चा हो गया। पर्चा होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एहराम उनका उतार दिया गया। अब आखिरी इतलात के मुताबिक उनके ऊपर जो पर्चा है वो DHA की कुछ फाइल्स हैं जिसके अंदर जालसाजी का पर्चा बना है, जो ज़ाहिर है कोई सही पर्चा मुझे महसूस नहीं होता। बहरहाल एक मैसेज इस सारे एपिसोड के बाद जो सामने आया वो ये है कि इमरान रियाज साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ख्वाह किसी भी अदालत से उन्हें किसी किस्म का भी परवाना या इजाज़त मिल जाए। और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान रियाज साहब को इस एपिसोड से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हर जंग जंग नहीं होती या हर जंग जहाद नहीं होती। कुछ जंगें बिला वजह होती हैं और ये जो बिला वजह जंगें हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्टीमेटली आप देखिएगा कि इमरान खान साहब को भी निगोशिएट करके और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मनवा के और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दूसरों की मान के उन्हें बाहर आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उन्हें दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वही सियासी सफ़र तय करना होगा जो उससे पहले उन्होंने किया। और सब कुछ करने के बाद सारा एक सियासी सफ़र तय करके दोबारा वो फिर वहीं पे आएंगे। पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत बन जाएगी और एक कोलिशन किस्म की गवर्नमेंट उनकी वफाक में बन जाएगी। लिहाजा जहाँ से वो चले थे बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सफ़र तय करने के बाद फिर वो वहीं पर आएंगे। तो सेम इसी तरह इमरान रियाज साहब जो हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। मेरा ख्याल है वो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और उन्होंने अपने आप को मनवाया और स्पेशली यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने मनवाया और उसमें पायनियर हैं और वो सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनके सीखने की बात यह है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है या स्टेट है उसके साथ जो लड़ाई होती है उसमें इंसान जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह कि ऊपर खुदा होता है, नीचे स्टेट होती है और स्टेट के साथ कोई शख्स भी नहीं टकरा सकता। आप ख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तरह आपको सड़कों के ऊपर रुलना पड़ता है और अल्टीमेटली फिर एक वक्त आता है कि आपको निगोशिएट करके अच्छा बच्चा बन के फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको चलना पड़ता है। या फिर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों और आप एक बड़ी स्ट्रगल करें और उस स्ट्रगल के बाद
ज़ाहिर है फिर आपकी शहादत भी हो जाए। और उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये लेसन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्टीमेटली फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने का फैसला किया और आज अगर वो तीसरी या चौथी मरतबा इक़्तिदार के करीब पहुंची है तो उसकी वजह यह है कि अब उस इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को एक हकीकत मान लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है। उन्हें 4 बार बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा और अल्टीमेटली उन हालात से गुजरने के बाद फिर उन्हें उन्हीं लोगों के साथ चलना पड़ा जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने जंग का आगाज़ किया था। तो जंगें बाज जीती नहीं जा सकती। तो इससे लेसन यही लेना चाहिए कि इमरान रियाज साहब को चाहिए कि वो अपने मामलात को सेटल करें। सेटल करने के बाद फिर वो एक अपनी जर्नलिस्टिक स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट करें। इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। आप जितनी चाहे वीडियो बना लेंगे, आप जितनी दुआएं पढ़ लेंगे, जितनी बद्दुआएं देना चाहें दे लेंगे और जितने पुलिस एहलकारों के नाम लेना चाहें आप ले सकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपको फिर ज़ीरो से वहीं से मामलात को स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से आपने छोड़ा था। तो ये एक लेसन है, इस लाइफ का लेसन है और बल्कि इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का लेसन है कि बाज़ जंगें जीतने के लिए नहीं होती और ना ही उन जंगों में पढ़ना चाहिए। बहरहाल इमरान रियाज साहब के साथ मुझे हमदर्दी है और मेरा ख्याल है स्टेट को भी इमरान रियाज साहब से हमदर्दी होनी चाहिए। वो कोई इतने बहुत बड़े दहशतगर्द या बहुत बड़े बागी नहीं हैं कि आप उनके साथ ये सलूक करना शुरू कर दें। स्टेट को भी चाहिए कि उनके साथ रीनिगोशिएट करके मामलात को किसी न किसी जगह पर सेटल करे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और ख़बर बुरी है। आपको पता होगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने एक आर्डर जारी किया था जिसके तहत जो ट्रिब्यूनल जिसको चैलेंज किया हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNA से जो इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नया ट्रिब्यूनल दे दिया था जिसमें एक जस्टिस शकूर पराशा साहब जो रिटायर्ड जस्टिस है उनकी सरबराही में एक ट्रिब्यूनल है जिसने इन 3 MNAs का फैसला करना था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को रोक दिया। उन्होंने ये जो कार्रवाई नई ट्रिब्यूनल की थी उसे मुअत्तल कर दिया। उसका आज तहरीरी फैसला आ गया और उसमें अंजम अकील साहब जो MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से उनको 24 जून को तलब कर लिया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो ट्रिब्यूनल के चीफ थे, पिछला जो ट्रिब्यूनल था जिसके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया था तीनों MNAs ने, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। अब अंजम वकील साहब को अदालत के अंदर पेश होकर उन इल्ज़ामात के सबूत पेश करना पड़ेंगे। तो मुझे यूँ लगता है कि अंजम वकील साहब जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बुरी खबर है। और अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो फिर जो दूसरे 2 MNAs हैं शायद उन्हें भी इस किस्म की कार्रवाइयों को फेस करना पड़ जाए। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी ट्रिब्यूनल को रखती है जस्टिस जहांगीरी साहब के, तो फिर मेरा ख्याल है फॉर्म 45 तो तीनों को पेश करने पड़ेंगे जो इनके पास हैं ही नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से खिसक जाएं। इमरान खान साहब की ऑडियो आज भी ज़ेर बहस रही और अब जो नई इंफॉर्मेशन निकली है वो ये कि अगर उस ऑडियो को देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ क्लियर है और वो आवाज़ है इमरान खान साहब की, जो इस चीज़ का अंदिया देती है कि ये रिकॉर्डिंग इमरान खान साहब के सेल से हुई थी या इमरान खान साहब के उस सिस्टम से हुई जो उनके सामने लगाया गया था, क्योंकि उसके अंदर इमरान खान साहब की आवाज़ मुकम्मल तौर पे क्लियर है और जो दूसरे जजेस की आवाज़ें हैं वो मदम आ रही हैं और उसके अंदर इंतशार सा भी महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो आवाज़ क्लियर नहीं है या उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। तो उसके बाद फिर ये दूसरा एक नुक्ता सामने आया कि ये इमरान खान साहब ने खुद रिकॉर्ड की है या इमरान खान साहब के किसी कारकुन ने ये रिकॉर्ड की है और उसके बाद फिर इसे जब रिलीज़ किया गया तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पेजेस से रिलीज़ किया गया। तो ये सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गर्दन पे आ रहा है और इमरान खान साहब की गर्दन पे आ रहा है और बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया जा रहा है कि आपने एक ऑर्डर जारी किया था कि इमरान खान साहब की जो हेयरिंग है वो लाइव नहीं होगी और ना कौम उनकी तस्वीर देखेगी ना उनकी आवाज़ सुनेगी, लेकिन फिर ये सिस्टम ब्रीच हुआ और उसके बाद फिर एक बाकायदा एक पोर्शन इमरान खान साहब की तकरीर का काट के और जो जजों के साथ कन्वर्सेशन है उसको निकाल के फिर उसे वायरल किया गया। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया केस खुल रहा है जिसके अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी स्टार्ट हो सकती है और ये शायद हुकूमत पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करे कि इस मामले को टेकअप किया जाए। तो ये एक नया क्राइसिस होगा इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
आज बजट पेश कर दिया गया है। बजट लंबा चौड़ा है, उसके फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं सरदस्त उसके ऊपर बहस नहीं कर सकता क्योंकि इस बजट को बाकायदा तफसील के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये याद रखें कि दुनिया में आज तक किसी जगह पे भी महंगाई कम नहीं हुई। इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है उसकी फिगर्स कम होती रहती हैं, लेकिन किसी एक मुल्क के अंदर भी कोई चीज़ अगर महंगी हो गई है तो फिर वो महंगी हो गई है, उसे ख्वाब ही है कि उसकी कीमत के अंदर कोई कमी आएगी। तो ये ज़हन में रख लें कि दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर महंगाई कभी कम नहीं होगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप उस काम पे लग जाएं जिससे कभी होना ही नहीं, यानी महंगाई पे लग जाएं जिससे कम नहीं होना। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी इनकम में इजाफा करें। अगर आपकी इनकम में इजाफा हो गया तो फिर ये महंगाई कितनी बड़ी क्यों ना हो, ये आपको हिट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका इनकम का स्लैब छोटा है या इनकम के सोर्सेज कम है तो फिर आपको डेफिनेटली ये महंगाई हर वक्त हिट करती रहेगी। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप गवर्नमेंट की तरफ देखना बंद करें और आप बहुत ज़्यादा जो सस्ती चीज़ें हैं या महंगाई की कमी की तवक्को करना बंद करें, क्योंकि इसने कम नहीं होना। अब अगला सवाल ये है कि फिर आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप अपनी स्किल में इजाफा करें। ये याद रखें कि इंसान जो अमीर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल से बनता है, और स्किल का एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा यही वजह है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें 90% आला तालीम याफ्ता नहीं है, बल्कि वो कम तालीम याफ्ता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो चिट्टे अनपढ़ हैं लेकिन इसके बावजूद वो बिलियनर हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी स्किल डेवलप कर ली। दौलत कमाने का एक जो फन है या हुनर है वो उन्होंने बढ़ा लिया। तो आप अपनी स्किल में इजाफा करें। स्किल ही आपको अमीर बनाएगी, तालीम आपको अमीर नहीं बना सकेगी। तालीम सिर्फ समझने के लिए, सोचने के लिए एक बहुत बड़ा आला है, इसको भी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आप तालीम से ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपको खुशहाल बना दे तो ये आपकी खाम ख्याली है। उसके लिए आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बिज़नेस करें। ये याद रखें कि नौकरी ख्वाह कितनी बड़ी क्यों ना हो उसके अंदर बरकत नहीं होती। बरकत बहरहाल तजारत के अंदर या बिज़नेस के अंदर होती है। तो आप अपने बच्चों को तरबियत दें, खुद भी बिजनेस करें। कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लें, कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उससे बाहर आके वापस आके 2-4 घंटे के लिए सही, लेकिन कोई ना कोई कारोबार ज़रूर करें। ये जो कारोबार है ये आपकी आमदनी में इजाफा करेगा। हुकूमत से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ज़ाहिर 116 मुल्क देखे हैं, उनमें मैं पिछले दिनों अर्जेंटीना गया जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। फिर मुझे ईरान जाने का इत्तफाक हुआ जिसके अंदर भी महंगाई मेरा ख्याल है कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन दोनों मुल्कों ने कमाल ये किया है कि उन्होंने आमदनी में इजाफा कर दिया है, यानी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। तो कम से कम जो तनख्वाह है वो इतनी ज़्यादा है कि वो महंगाई के साथ मैच कर जाती है। और इसके साथ साथ उन्होंने लोकल क्रेडिट कार्ड्स जारी किए हैं या ATM कार्ड्स उन्होंने जारी किए हैं, और उस कार्ड्स के ज़रिए अब वो पेमेंट्स होती है पूरी ईरान के अंदर। मैंने देखा कि इवन जो बैगर्स हैं उनको भी जब भीख दी जाती है तो वो भी कार्ड के ज़रिए दी जाती है, और उन्होंने बाकायदा क्रेडिट कार्ड मशीनें रखी हुई अपने पास। और वो जो कार्ड है वो लोकल कार्ड है, लोकल पेमेंट्स का सिस्टम है, और उसका किसी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो आप वीज़ा कार्ड जारी ना करें, क्योंकि वीज़ा कार्ड जो होता है वो ज़ाहिर है पेमेंट्स पहले अमेरिका जाती है, बाहर जाती है और फिर वहाँ से वापस आती है, तो एक लंबा प्रोसीजर है। उसके बजाय आप एक लोकल कार्ड जारी कर दें और कम से कम जो तनख्वाह है उसे 1 लाख रुपया कर दें। और वो लाख रुपया आपने कैश नहीं देना, जिसने भी देना है उसने सिर्फ कार्ड्स के अंदर अपलोड करना है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि डिजिटल इकॉनमी जो है उसके अंदर पाकिस्तान चला जाएगा और लोग कार्ड के साथ टैप करके अपनी चीज़ें खरीद सकेंगे, अपनी चीज़ें बेच सकेंगे, और आपको ये जो कैश लेके घूमना फिरना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब कैश का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कार्ड का सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ डिजिट्स ही हैं। वो डिजिट्स इधर से उधर जाते रहें, उधर से इधर जाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अर्जेंटीना और उसके साथ साथ ईरान की तरह ये अगर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कर ले तो मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज ये बहस भी हो रही थी कि जो कम से कम आमदनी है उसे 32,000 से 37,000 रुपया कर दिया जाए। आप यकीन करें कि 37,000 रुपये का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको 40,000 रुपये भी कर देंगे तो किसी की जान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे 1 लाख कम अज़ कम होना चाहिए, फिर जाके लोग सुख का सांस ले सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कल से एक मसला बना हुआ था। हुकूमत उन्हें राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हो रही थी। पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि जनाब आपने हमसे मशवरा नहीं किया बजट बनाते हुए। तो कंसर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ठीक है, अगर वो आपके इत्तेहादी हैं
अगर उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को बनाया हुआ है, अगर आपकी गवर्नमेंट उनकी बुनियाद पर खड़ी हुई है, तो फिर आपको उन्हें अपने साथ तो रखना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लोग हुकूमत को लेने चाहिए थे और उनके साथ मिल के बजट पास करना चाहिए था या बजट बनाना चाहिए था। उसका गवर्नमेंट को फ़ायदा होता। एक तो इत्तेहादी राज़ी होते, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तजर्बा है उसका आप फ़ायदा उठा सकते थे। आप खुर्शीद शाह साहब को ज़रूर शामिल रखते, वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, समझदार आदमी हैं और मोतदिल हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले शख्स नहीं हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई एक और साहब भी ले लेते तो हुकूमत को इसका फ़ायदा हो सकता था। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्टीमेटली आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करना पड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई, ये उसकी मेहरबानी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगली मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात सियासी मामलात इतने बढ़ जाते हैं आगे कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फुफियाँ बन जाती हैं। और जब भी कोई इस टाइप का वाक़या होता है तो फिर फूफा या फूफी नाराज़ हो जाती है, कहती है कि हूँ तो मैं याद आ गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बताया है कि अब आपको हमारी याद आई है, पहले क्यों नहीं आई। तो मेरा गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।